हैं अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 107। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जीजी ठंडी सांस लेते हुए कहता है डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वो अपने आदमी को एक प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन लाने का आदेश देता है। वो कहता है यूनचे कल जरूर आएगा, मैं चाहता हूं कि सब कुछ रिकॉर्ड हो। दूसरी तरफ सुबह होते ही ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की शांति चेतावनी के सायरन से टूट गई। दो विशाल सेनाएं तेजी से ईस्ट और वेस्ट से आ रही थीं। अब आगे इंपीरियल हॉल के अंदर एम्प्रेस कांग युए बिल्कुल शांत थी। उसके पति ने उसे बता दिया था कि ऐसा होगा। वो अपने दो गार्डियंस की तरफ मुड़ती है। कांग युए कहती है युएनबा, ब्रदर अंडर हेवन, हमारे शहर की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। शिया युएनबा अपना सिर खुजाते हुए कहता है हे चिंता मत करो सीनियर सिस्टर, मैं उन्हें उड़ा दूंगा। नंबर 1 अंडर हेवन कहता है ब्रदर श्या, तुम वेस्ट डायरेक्शन को संभालो, मैं ईस्ट डायरेक्शन में देखता हूं। एक पल में वो दोनों गायब हो गए। शहर के ईस्ट में नंबर 1 अंडर हेवन ने सेना के सुपरवाइजिंग एल्डर फेंग लेमिंग को रोक लिया। वो एल्डर एक 6th लेवल टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म एक्सपर्ट था। उसने अपने रास्ते में खड़े उस नौजवान को देखकर तंज कसा। वो कहता है तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम सबसे पहले मुझसे एक फिनिक्स एल्डर से टकराए। नंबर 1 अंडर हेवन उसके सीने पर लगे निशान को देखता है। वो कहता है तुम सुपरवाइजिंग एल्डर हो, अच्छा है, एक बार मैं तुम्हें मार दूंगा तो यह सब आसान हो जाएगा। फेंग लेमिंग हंसते हुए बोलता है मुझे मारोगे? हाँ। उसकी हंसी बीच में ही रुक गई जब एक जेड ग्रीन तूफान उसके सीने से टकराया। हमले की भयावहता से बेखबर वो एल्डर हवा में उड़ गया। गुस्से और बेइज्जती से भरा फेंग लेमिंग वापस लड़ता है, लेकिन वो पूरी तरह से कमजोर पड़ रहा था। एक आखिरी उम्मीद भरी कोशिश में उसके शरीर से 10 फुट लंबी स्कारलेट फ्लेम्स निकली। वो चिल्लाता है तुम सब राख बन जाओ, और उसने ब्लू विंड इंपीरियल सिटी को जलाने के इरादे से फीनिक्स फायर का एक समुद्र छोड़ दिया। नंबर 1 अंडर हेवन का चेहरा गंभीर हो गया। वो दहाड़ा और एक पल में उसकी पीठ से शानदार ट्रांसपेरेंट एल्वन विंग्स फैल गए। उसने फ्लेम को रोका नहीं, बल्कि उसने एक प्रलयकारी तूफान बुला लिया। तूफान फ्लेम से टकराया और उसे अनगिनत जलते हुए उल्का पिंडों में तोड़ दिया। हवा उलटी घूमी और तूफान ने उन जलते हुए फ्लेम को वापस उसी दिशा में फेंक दिया जहां से वो आए थे। डिवाइन फिनिक्स आर्मी जो पूरी रात चलकर आई थी, उन्होंने अभी शहर की सीमा देखी ही थी कि उनके अपने ही एल्डर का हमला उन पर बरस पड़ा। वो फीनिक्स फ्लेम्स उनकी सेना को चीरते हुए निकल गईं। कुछ ही सेकंड्स में सेना का 70% हिस्सा जलकर राख हो गया। अपनी ही सेना को अपने ही हमले से तबाह होते देख फेंग लेमिंग कांपने लगा। उसने मुंह से खून थूका और गिर पड़ा। नंबर 1 अंडर हेवन की उंगलियों से निकले 3 एमरल्ड ग्रीन तीरों ने उसके गले और दिल को छेद दिया और उसकी जिंदगी खत्म कर दी। जैसे ही शिया युएनबा वेस्ट से अपनी लड़ाई खत्म करके पहुंचा, दूर से देख रहे एक छुपे हुए शख्स के होश उड़ गए। वो फुसफुसाता है ट्रांसपेरेंट विंग्स। इससे पहले कि वो शिया युएनबा की जबरदस्त शक्ति को महसूस करता, वो तुरंत गायब हो गया। जब धूल शांत हुई, शिया युएनबा और नंबर 1 अंडर हेवन उन दो तबाह हो चुकी सेनाओं के बीच मिले। युएनबा मुस्कुराते हुए कहता है हे ब्रदर अंडर हेवन भी बहुत तेज हैं। ओह, लगता है कुछ भाग रहे हैं, मैं जाकर उन्हें निपटा देता हूं। नंबर 1 अंडर हेवन हाथ आगे करते हुए कहता है जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सैनिक हैं जो ऑर्डर्स पर काम कर रहे हैं, उन सबको मारने की जरूरत नहीं है। युएनबा हां में सिर हिलाता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन अगर मेरे ब्रदर इन लॉ होते तो वो उन्हें पूरी तरह से मिटा देते। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी अपने दुश्मन पर दया दिखाना है। वो रुकता है, वो सोचता है लेकिन यह तब की बात है जब मैं ना समझता। नंबर 1 अंडर हेवन हंसता है हे ये उन्हीं की तरह लगता है। क्या तुम्हारी तरफ कोई सुपरवाइजिंग एल्डर था ब्रदर शिया? शिया युएनबा पलक झपकाता है। वो बोलता है ये मुझे नहीं पता, मैंने बस ऐसे ही कुछ मूव्स किए और फिर वहां कोई बचा ही नहीं। मुझे लगा लाशें बुरी लगेंगी, इसलिए मैंने सबको दफना दिया, तो मैं किसी एल्डर को देख ही नहीं पाया। नंबर 1 अंडर हेवन कुछ पल के लिए शांत हो गया और फिर जोर से हंसने लगा। वो कहता है हा, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से ब्रदर शिया ये तो होना ही था। चलो वापस चलते हैं, ब्रदर युन हमारे लिए सिर्फ अच्छी खबर ही लाएंगे। जैसे ही वो मुड़ने लगे, शिया युएनबा अचानक रुक गया। उसकी नजर साउथ की तरफ एक बड़ी चट्टान पर टिकी हुई थी। वो जगह खाली थी। नंबर 1 अंडर हेवन पूछता है क्या हुआ? युएनबा कहता है ओह कुछ नहीं, शायद कोई छोटा डरा हुआ जीव होगा जो चट्टानों के नीचे छुप गया होगा। चलो जल्दी वापस चलते हैं।
ब्रदर इन लॉ ने हमें सीनियर सिस्टर को ज्यादा देर तक अकेला छोड़ने से मना किया है। उनके जाने के बहुत देर बाद जब आसमान साफ होने लगा, उसी चट्टान के पीछे से काले कपड़ों में एक दुबला पतला फिगर लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। वो कांपते हुए सांस ले रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठा और एक भूत की तरह बिना कोई निशान छोड़े दूर गायब हो गया। डिवाइन फिनिक्स सिटी के साउथ में युनचे एक दूर दराज के पहाड़ में एक गुफा के अंदर मेडिटेट कर रहा था। उसकी दोनों आंखें बंद थीं और उसके शरीर में सारी प्रोफाउंड एनर्जी धीरे धीरे वाइब्रेट कर रही थी। उसके सिर के ऊपर एक धुंधला सा छोटा पगोडा धीरे धीरे घूम रहा था और उससे बीच बीच में गोल्डन लाइट निकल रही थी। जैसे ही पहाड़ की गुफा में सुबह हुई, युनचे ने अपनी आंखें खोलीं, खुद को ताजा और साफ दिमाग महसूस करते हुए। ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा इतना आगे बढ़ चुका था कि मेडिटेशन नींद से ज्यादा आरामदायक हो गया था। उसकी रात शांति से गुजरी, जो इस बात का साफ संकेत था कि डिवाइन फिनिक्स सेक्ट ने अपनी दीवानों जैसी तलाश छोड़ दी थी। युनचे के लिए इसका सिर्फ एक ही मतलब था। सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के पुराने एक्सपर्ट अब अपनी चाल चलने वाले थे। जैस्मिन की आवाज उसके दिमाग में चेतावनी देती है, उन्हें कम मत समझना। मैंने पहले ही सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के लेट स्टेजेस में किसी के ऑरा को महसूस कर लिया है और वहां एक से ज्यादा हैं। युनचे हवा में फ्लोट करते हुए जवाब देता है, चिंता मत करो। उसके चेहरे पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान आ गई। वो कहता है, हैरान करने का वक्त खत्म हो गया। मैंने श्वेयर के प्रति अपना कर्ज उन्हें दयालुता दिखाकर चुका दिया है। आज से मैं उन्हें समझाऊंगा कि असली भयावह सपना क्या होता है। वो छिपकर नहीं गया। वो हिम्मत से आसमान में डिवाइन फिनिक्स सिटी की तरफ उड़ा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि नीचे के लोगों ने सिर्फ एक तीखी आवाज सुनी और फिर एक ब्लैक डॉट गायब हो गया। आज वो उनका दरवाजा खटखटाने वाला था। जैसे ही वो पास पहुंचा, जैस्मिन ने उसे एक नए खतरे के बारे में चेतावनी दी। फिनिक्स सिटी के आसपास एक विशाल छुपा हुआ प्रोफाउंड फॉर्मेशन था, जो खास तौर पर उसके लिए डिजाइन किया गया था। युनचे बुदबुदाता है, फिनिक्स सीलिंग इंप्रिजनमेंट फॉर्मेशन। उसे याद आया कि इसने फंग स्वेचर की पावर को भी सील कर दिया था। जैस्मिन तंज कसती है, सावधान सिंप। ये तो हंसी की बात है। तुम्हारी प्रोफाउंड वेन्स ईविल गॉड के अविनाशी खून से बनी हैं। इस दुनिया में गॉड से नीचे की कोई भी पावर उन्हें सील या सप्रेस नहीं सकती। ये बेचारा फॉर्मेशन तो बस एक मजाक है। इस बात से आश्वस्त होकर युनचे ने अपने डर को एक तरफ रखा और फिनिक्स सिटी में घुस गया। इस बीच फिनिक्स मेन हॉल के अंदर एम्परर फेंग हैंगकोंग की दुनिया बिखर रही थी। दिन निकलते ही उसे ब्लू विंड नेशन से एक तबाहकुन खबर मिली। वो विश्वास न करते हुए दहाड़ता है, क्या हमारी सारी सेनाएं तबाह हो गईं? रिपोर्ट बहुत बुरी थी। 2 लाख सैनिकों वाली वेस्टर्न आर्मी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। ईस्टर्न आर्मी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। उनके सुपरवाइजिंग एल्डर फिंग लेमिंग मारे गए थे और उनका आखिरी उम्मीद भरा हमला एक बहुत पावरफुल विंड प्रोफाउंड एनर्जी वाले दुश्मन ने उनकी ही सेना पर पलट दिया था। तभी शहर के दरवाजों से एक जानी पहचानी डरावनी आवाज गूंजी, डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के सभी बूढ़े कुत्तों, तुम्हारा ग्रैंड डैडी युनचे तुमसे मिलने आया है, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी आओ और मेरा स्वागत करो। फंग हैंगकोंग का गुस्सा फट पड़ा, लेकिन ग्रेट एल्डर फेंगफेरन ने उसे रोका। उसे उनके जाल की याद दिलाई। उनका प्लान युनचे को फिनिक्स सीलिंग इंप्रिजनमेंट फॉर्मेशन में फंसाने का था। उसके लिए उन्हें एक चारे की जरूरत थी। एम्परर की नजर अपने 9th प्रिंस फेंगसिलिन पर पड़ी। वो पूछता है, सायर, क्या तुम इस भारी जिम्मेदारी को उठाने की हिम्मत करोगे? प्रिंस बिना किसी झिझक के जवाब देता है, ये बेटा अपने रॉयल फादर को बिल्कुल निराश नहीं करेगा। युनचे सिटी के दरवाजों के ऊपर फ्लोट कर रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पर एक तुच्छ मुस्कान थी। वो गुस्से में भरे एम्परर से कहता है, फंग हैंगकोंग, आज का दिन फिर से खूबसूरत है। तो तुम अंदाजा क्यों नहीं लगाते कि आज तुम अपना एक और बेटा खोने वाले हो या नहीं? फंग हैंगकोंग गुर्राता है, युनचे, इस बदले का कर्ज हम तुमसे इसका 1 लाख गुना वसूल करेंगे। युनचे एक ठंडी फीकी मुस्कान देता है। वो कहता है, तुम बदला ले पाओगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी डिवाइन फिनिक्स सेक्ट ने मेरे रॉयल फादर को मारकर और हमारे नागरिकों को रौंद कर जो कर्ज मेरी ब्लू विंड नेशन पर चढ़ाया है, वो मैं तुम्हारे डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के हर एक प्रिंस के खून से वसूल करूंगा। मैं मारामारी में खुश होने वाला इंसान नहीं हूं, तुम्हारी तरह नहीं। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट मास्टर, जो इंसान की खाल में एक जानवर है। मेरी शर्तों को मान लो और मैं तुम्हारी सेक्ट में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। लेकिन अगर तुमने पश्चाताप करने से मना किया। उसके मुंह पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिससे कत्ल का इरादा टपक रहा था। वो कहता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आज तुम्हारा कौन सा बेटा मरेगा। फंग हैंगकोंग दहाड़ा,
फैली, फैरान, पकड़ो उसे। सेक्ट के दो सबसे पावरफुल एल्डर्स दोनों टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के पीक पर आसमान में उड़े। उनके शरीरों से फिनिक्स फ्लेम का एक समुद्र फट पड़ा, लेकिन वो मानो एक गोस्ट पर हमला कर रहे थे। एक पल युनचे खड़ा था, अगले पल वो कई मीटर दूर प्रकट हुआ। एल्डर्स का पावरफुल ऑरा लॉक टूट गया। उन्होंने उसे पूरी तरह से खो दिया था। इससे पहले कि उनका शौक खत्म होता, उन्होंने देखा कि वो कहां जा रहा है और डर में दहाड़े वो चिल्लाते हैं, 11th प्रिंस को बचाओ। प्रिंस के सामने 6 एल्डर्स एक दीवार बनाकर खड़े थे। जैसे ही युनचे पास आया, उन्होंने 6 अलग अलग एंगल से हमला किया, लेकिन वो रुक नहीं गया। उसके शरीर से 5 आफ्टर इमेजेस निकली और फिनिक्स फ्लेम्स के हंगामे में एल्डर्स ने अपना टारगेट खो दिया। उनके पीछे से एक दहशत भरी चीख गूंजी, आ! वो घूमे, उनकी आंखें विश्वास न करते हुए बाहर निकलने को थीं। 11th प्रिंस फेंग सिमिन युनचे की गिरफ्त में था। वही सीन, वही डरावना सपना तीसरी बार हो रहा था। इस बार वो तैयार थे, लेकिन फिर भी 3 सांसों के अंदर युनचे ने आसानी से तीसरे प्रिंस को पकड़ लिया था। जैसे ही एल्डर्स फिर से युनचे को घेरने के लिए आगे बढ़े, शहर के बीच से एक नई गुस्से भरी आवाज गूंजी। एक शख्स चिल्लाता है, युनचे, कमीने, मेरे 11th ब्रदर को छोड़ दे। ये 9th प्रिंस फेंग सिलिन था, जो अकेला खड़ा था। लेकिन फेंग सिलिन ने अभी शुरू ही किया था। उसने युनचे को उकसाना शुरू कर दिया। उसे एक कायर कहा जो सिर्फ भागना और कमजोरों का शिकार करना जानता है। वो कहता है, तुमने सिर्फ मेरे सबसे कमजोर भाइयों को पकड़ा है, तुम मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसका अपना ऑरा फैला, जिससे पता चला कि वो टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के पहले स्टेज पर था। वो तंज कसता है, मैं टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म में हूं, तुम सिर्फ कचरा हो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे साथ वो कर सकते हो जो तुमने मेरे बेकार रॉयल ब्रदर्स के साथ किया। शर्त लगा लो, तुम हिम्मत नहीं करोगे। जैसे ही फेंग सिलिन जोर से हंसा, युनचे ठंडा सा हंसा। वो सोच रहा था कि डिवाइन फिनिक्स सेक्ट उसे अपने जाल फिनिक्स सीलिंग इंप्रिजनमेंट फॉर्मेशन में फंसाने के लिए कौन सी अनाड़ी चाल इस्तेमाल करेगी। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कोशिश इतनी साफ और खराब एक्टिंग वाली थी कि उसे लगा जैसे वो उसकी इंटेलिजेंस की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। युनचे को हंसी दबानी पड़ी। वो कहता है, जब तुम मरने के लिए इतने ही उतावले हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। 9th प्रिंस फेंग सिलिन के ताने इतने अनाड़ी थे, इतने साफ तौर पर उसे फिनिक्स सीलिंग इंप्रिजनमेंट फॉर्मेशन में फंसाने की एक चाल, कि उसे अपनी इंटेलिजेंस की बेइज्जती महसूस हुई। लेकिन अगर वो एक्टिंग करना चाहते थे तो वो साथ देगा। उसका शरीर हिला और 11th प्रिंस अभी भी उसकी गिरफ्त में था। वो एक मीटियोराइट की तरह फिनिक्स सिटी के पार सीधे उस चारे की तरफ बढ़ा। फिनिक्स एल्डर्स इस बात से खुश कि वो उनके जाल में फंस रहा है, उसे रोकने का नाटक करने लगे। उनकी मूवमेंट्स जानबूझकर थोड़ी धीमी थी। युनचे फेंग सिलिन से सिर्फ 10 कदम दूर अचानक रुक गया। प्रिंस उसकी असंभव स्पीड से डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर खुशी की कोई सीमा नहीं थी। युनचे उनके जाल के बिल्कुल सेंटर में खड़ा था। एम्परर फेंग हेंगकोंग जीत के अंदाज में दहाड़ता है, फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। एक पल में युनचे के पैरों के नीचे 300 मीटर चौड़ा एक लाल प्रोफाउंड फॉर्मेशन जल उठा। एक विशाल सीलिंग पावर जो 30 से ज्यादा एल्डर्स की मिलीजुली ताकत से पैदा हुई थी, उसे पूरा निगलने के लिए आगे बढ़ी। फेंग सिलिन फॉर्मेशन की पावर में फंसकर एक घुटने पर गिर गया। उसकी अपनी प्रोफाउंड एनर्जी खत्म हो रही थी, लेकिन वो दीवानों की तरह हंसा। वो कहता है, हा हा हा, युनचे, तुम इस प्रिंस के हाथों में हो। ये मेरी डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का सबसे शक्तिशाली सीलिंग फॉर्मेशन है। तुम सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकते हो। 18th एल्डर फेंग युनजी, जो फॉर्मेशन के प्रभाव से बचा हुआ था, एक शिकारी पक्षी की तरह झपटा। वो चिल्लाता है, युनचे, अपनी मौत स्वीकार करो। जैसे ही एल्डर की हथेली पास आई, युनचे, जो शांति से खड़ा था, मुड़ा और उसे एक हल्की मुस्कान दी। एक भयानक ठंडक फेंग युनजी की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने युनचे के फिगर को हिलते हुए देखा। तभी एक जमीन खिसकने जैसी आवाज एल्डर के अपने ही शरीर के अंदर से आई। युनचे ने धीरे धीरे अपनी दाहिनी मुट्ठी फेंग युनजी के सीने से पीछे खींची। एल्डर पीछे नहीं उड़ा, वो एक कदम भी नहीं हिला। वो बस वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके शरीर पर प्रोफाउंड ऑरा पूरी तरह से गायब हो गया। फिर एक लकड़ी के खंभे की तरह वो सख्ती से पीछे गिरा। वो मर चुका था। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के मेंबर्स के चेहरों पर जो एक्साइटमेंट और जीत के इमोशन थे, वो दहशत के मास्क में जम गए। उनका आखिरी जाल फैल हो गया था। युनचे ने फिर अपने हाथ फैलाए और प्रोफाउंड ऑरा की एक लहर से डरे हुए फेंग सिलिन और बेबस फेंग सिमिन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब उसके पास 2 प्रिंसेस थे। एम्परर की हिम्मत आखिरकार टूट गई। उसकी आंखों के सामने उसके 2 और बेटे थे, जिनकी जिंदगियां
एक धागे से लटकी हुई थीं। उसने अपनी आंखें दर्द में बंद करते हुए आखिरकार धीरे से कहा, उन्हें जाने दो। मैं वादा करता हूं कल की तुम्हारी सारी शर्तें। एल्डर्स दुखी लेकिन हारे हुए शांत रहे। वो बस इस भयानक सपने का अंत चाहते थे। युनचे हालांकि जीत में हंसा नहीं। उसने अपना सिर टेढ़ा किया। उसके चेहरे पर एक उलझन का भाव था। वो कहता है, कल की सारी शर्तें? मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें इन 2 बेटों की जान बचाने के लिए अभी तक शर्तें बताई हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया और कहता है, कल की शर्तों का आज की शर्तों से क्या लेना देना है? क्या तुम सच में इतने भोले हो कि यह विश्वास कर लिया कि आज का मैं कल के मैं जितना ही दयालु होगा? एम्परर फंग हैंगकांग ने जो समझौता पेश किया था उसे युनचे ने जहरीले अपमानों से लौटा दिया। फिर झूठी दयालुता के साथ उसने अपना तीसरा मौका रखा। नई शर्तें असंभव चीजों की एक लंबी लिस्ट थीं, हर एक पिछली से ज्यादा बेइज्जती भरी। सेना 20 दिन में पीछे हटेगी और 300 साल के लिए बैन हो जाएगी। एम्परर का माफीनामा शहर के दरवाजों पर 10 साल तक लटका रहेगा। मुआवजा अब 30 बिलियन पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स था। मांग अब रेड जेड सिटी की नहीं बल्कि पूरे रेड जेड रीजन की थी। 5वीं शर्त, वो चिल्लाया एम्परर के उत्तराधिकारी की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारा क्राउन प्रिंस फंग सिमिंग, उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दो और उसे मेरे साथ ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में 50 साल के लिए एक बंधक के रूप में भेज दो। एक बंधक, सिर्फ कोई बंधक नहीं बल्कि उनका क्राउन प्रिंस, अपाहिज और शर्मिंदा। फंग सिमिंग दहाड़ा, रॉयल फादर, अगर मैं 10,000 बार भी मर जाऊं तो भी मैं ऐसी बेइज्जती नहीं सहूंगा। युनचे ने उन्हें विचार करने का समय नहीं दिया। वो शांति से कहता है, मैं तुम्हें विचार करने के लिए 5 सांस का समय दूंगा। या तो तुम चुपचाप सुनो या प्रिंसेस मर जाएंगे। 5, काउंटडाउन शुरू हो गया। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। एक क्रूर निर्दयी मुस्कान युनचे के चेहरे पर फैल गई। वो कहता है, सच कहूं तो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट मास्टर, मैं तुम्हारे जवाब से बेहद खुश हूं। रुको! एम्परर और उसके एल्डर्स एक साथ चिल्लाए, लेकिन उनकी चीखें सिर्फ आग के 2 पिलर से टकराईं। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे ने दोनों प्रिंसेस को जला दिया। एम्परर चिल्लाया, युनचे, मैं तुझे जिंदा गढ़ा दूंगा। युनचे जोर से हंसता है, तुम इसके लायक भी नहीं हो। तुम्हारे अभी भी 10 बेटे बचे हैं, तो चिंता मत करो, मैं उन सबको एक एक करके यमराज से मिलने भेजूंगा। बस वहीं सब्र से बैठो और इंतजार करो। वो मुड़ा और एक तीर की तरह वेस्ट की तरफ निकल गया। ग्रेट एल्डर चिल्लाया, उसे मार दो। इस बार हालांकि कुछ अलग था। 3 एल्डर्स बिल्कुल सही पोजीशन पर युनचे से आमने सामने टकराए। उन्हें लगा कि वो हमेशा की तरह बचकर निकल जाएगा। वो गलत थे। भगने के बजाय युनचे ने स्पीड बढ़ा दी। उसके हाथ में एक लाल रोशनी चमकी जब हेवंस मीटिंग स्वॉर्ड प्रकट हुई। वो उनसे आमने सामने टकराया। एल्डर्स का शौक खुशी में बदल गया। ये उनका मौका था, लेकिन उनकी खुशी सिर्फ एक पल की थी। एक अनइमेजिनेबल पावर का प्रोफाउंड एनर्जी तूफान उनकी तरफ बढ़ा, क्योंकि युनचे ने फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार अटैक कर दिया था। जैसे एक पहाड़ को चीर दिया गया हो, एक बड़ा शॉकवेव नीचे की जमीन को फाड़ गया। तीनों डिवाइन फीनिक्स एल्डर्स की तलवारें एक साथ टूट गईं, और जैसे ही वो महान तलवार उनके पास से गुजरी, उनके शरीर 2 टुकड़ों में कट गए। युनचे को सबने उसे बस एक मामूली कीड़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया था, जिसके पास सिर्फ स्पीड थी लेकिन असली पावर नहीं। लेकिन यह गलतफहमी एक झटके में टूट गई। एक पल पहले फेंग युनजी, जो एक इज्जतदार फीनिक्स एल्डर था, तैयार खड़ा था। अगले ही पल वो एक बेजान लाश बन चुका था। युनचे के एक ही नफरत भरे पंच से मिट्टी में मिल गया था। इससे पहले कि कोई सदमे से बाहर आ पाता, 3 और एल्डर्स ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। फिर भी उनके आखिरी अटैक का नतीजा इतना अजीब था कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। अपनी विशाल तलवार के एक मामूली से अटैक से युनचे ने न सिर्फ उनके कंबाइंड अटैक को रोक दिया, बल्कि उन तीनों को भी बीच से काट दिया। कभी ताकतवर माने जाने वाले एल्डर्स के खून से सने 6 टुकड़े हवा में बिखर गए। नीचे खड़े डिसाइपल्स बस देखते रह गए। बाकी बचे हुए एल्डर्स, जो युनचे को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जहां थे वहीं जम गए। ये कोई नए लोग नहीं थे। ये स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के सबसे अनुभवी एक्सपर्ट थे, और अभी अभी उन्हें सड़ी हुई लकड़ी की तरह काट दिया गया था। सिर्फ एक आदमी, जो पागलपन के गुस्से में जल रहा था, अभी भी हिल रहा था। सेक्ट मास्टर फेंग हैंगकांग, जिसका दिमाग कैओटिक हो चुका था और जिसका शरीर गुस्से से कांप रहा था, बदले की आग में एक मिसाइल बन गया। उसकी आंखें लाल हो गईं जब वो चिल्लाया, युनचे, मैं तुझे मार डालूंगा। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। दूसरे एल्डर्स ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया। उन्होंने अभी अभी युनचे को अपने 3 भाइयों को खत्म करते देखा था।
भले ही फेंग हेंगकोंग एक 10th लेवल टायरेंट था, उसकी ताकत उन तीनों के सामने कुछ भी नहीं थी जिन्हें युनछे ने अभी मिटाया था। लेकिन युनछे ने बस एक ठंडी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहता है, तू अकेला, तू अभी भी इस काबिल नहीं है। उसके बाद जो टक्कर हुई वो तबाही मचा देने वाली थी। ऐसा लगा जैसे खुद स्पेस ही टूट गया हो। टक्कर के सेंटर से एक तेज और दर्दनाक चटकने की आवाज गूंजी। फेंग हेंगकोंग का हाथ एक अजीब एंगल पर पीछे की तरफ मुड़ गया। उस झटके की लहर उसकी छाती से टकराई, उसके फीनिक्स आर्मर को धूल में बदल दिया और उसे एक दागी हुई तोप के गोले की तरह दूर फेंक दिया। एक एल्डर गिरते हुए सेक्ट मास्टर को पकड़ने के लिए आगे लपका, लेकिन फेंग हेंगकोंग के शरीर से ट्रांसफर हुई फोर्स कल्पना से परे थी। उसका शरीर उस एल्डर की छाती से टकराया और एक भयानक कार की आवाज के साथ उसकी पसलियां तोड़ दी। दोनों एक साथ जमीन पर टकराए और 30 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा बना दिया। ऊपर से युनछे धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी हेवन स्माइटिंग सोर्ड सीधे फेंग हेंगकोंग के टूटे हुए शरीर पर निशाना लगाए हुई थी। अचानक साइड से एक दहाड़ गूंजी, मेरे सेक्ट मास्टर को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। सेकंड एल्डर फेंग फेरन आगे बढ़ा। उसका चेहरा डर और निराशा से भरा था, लेकिन उसका निशाना युनछे नहीं बल्कि नीचे गिरा हुआ सेक्ट मास्टर था। यह एक जानलेवा गलतफहमी थी। युनछे का रास्ता अचानक एक अजीब मोड़ में बदल गया और हवा में अपना टारगेट बदलते ही उसकी स्पीड दुगनी हो गई। हेवन स्माइटिंग सोर्ड एक शैतानी इरादे से चल रही थी और सेकंड एल्डर के शरीर को कागज की तरह चीरते हुए निकल गई। युनछे के होठों से एक ठंडी हंसी निकली जब उसने नीचे भूत जैसे सफेद पड़े चेहरों को देखा। उसके शरीर से गोल्डन क्रो फ्लेम्स निकली जब उसने अपनी तलवार फेंग फेरन की लाश के साथ जमीन की तरफ घुमाई। फ्लेम की एक छोटी सी चिंगारी तलवार से गिरी, लेकिन जब वो जमीन से टकराई तो वो फ्लेम की एक सुनामी में बदल गई और इससे पहले कि फीनिक्स डिसाइपल्स चीख पाते दर्जनों को जलाकर राख कर दिया। बचे हुए एल्डर्स गड्ढे के चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनकी हिम्मत अब पूरी तरह से डर में बदल चुकी थी। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। युनछे की आवाज गरजी, फेंग हेंगकोंग, तुझे ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने तुझे इतनी अच्छी बेटी दी, हालांकि तू उसका बाप कहलाने के लायक नहीं है। अगर स्वेयर ना होती तो आज मैं तेरे शरीर का हर हिस्सा तोड़ देता। मैंने तुझे 3 मौके दिए, तूने सब बर्बाद कर दिए, लेकिन उसके खातिर मैं तुझे कुछ और मौके दूंगा, लेकिन अंजाम और भी बुरा होता जाएगा। मैं कल का इंतजार करूंगा बड़ी उम्मीदों के साथ। एक आखिरी गूंजती हुई हंसी के साथ वो आसमान में ऊपर उठा और बादलों में गायब हो गया। फीनिक्स सिटी के नीचे सैकड़ों मीटर गहरा आग के समंदर के बीच फेंग हेंगकोंग घुटनों पर बैठा था। उसका सारा शाही घमंड उतर चुका था। उसके सामने फ्लेम में लिपटा एक ब्लरी लेकिन पावरफुल फिगर खड़ा था। उस फिगर ने कहा, हेंगकोंग, फीनिक्स की ऑरा में उथल पुथल है, क्या हुआ है? फेंग हेंगकोंग धीरे से कहता है, यह नालायक बच्चा हार गया। रॉयल फादर, कृपया मुझे सजा दें। तुम्हारी एनर्जी अजीब है। किसने तुम्हें इस हालत तक पहुंचाया? सेक्रेड ग्राउंड्स में से किसी ने? फेंग हेंगकोंग जवाब देता है, नहीं, वो युनछे था। एक लंबे हैरान करने वाले पल के लिए शांति छा गई। 3 साल पहले वाला लड़का जो बच गया था? हां, वो बदला लेने के लिए वापस आया है। वो आवाज गंभीरता से कहती है, मैं समझा। और किस एक्सपर्ट ने उसकी मदद की? फेंग हेंगकोंग कांपती हुई सांस लेता है। वो अकेला था। 10 भारी सांसों तक फ्लेम की लपटें बिल्कुल शांत नाचती रहीं। फिर वो पुरानी आवाज दोबारा बोली, पहले से भी भारी। टियान्यू, टियानकिंग, हेंगकोंग की मदद करो। मामला सुलझ जाने के बाद तुरंत वापस लौट आना। खून से सने सेक्ट से दूर ब्लैक मार्चेंट गिल्ड के शांत जगह पर जीजी खड़ा था। उसके सामने नीले कपड़ों में एक मिडिल एज्ड आदमी घुटनों पर बैठा था। उसके चेहरे पर डर और सम्मान दोनों झलक रहे थे। जीजी शांति से पूछता है, क्या तुम प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन लाए हो? नीले कपड़ों वाले आदमी ने सम्मान से एक अजीब जेड स्टोन निकाला जिसमें से हल्की पानी जैसी रोशनी निकल रही थी। वो कहता है, हालात तुरंत जानलेवा नहीं थे। मास्टर, कृपया आप खुद देख लें। जीजी ने स्टोन लिया और अपने हाथ के एक इशारे से हवा में एक रहस्यमयी प्रोजेक्शन बन गया। उसका शांत चेहरा अब बिगड़ने लगा था। जैसे ही इमेज में युनछे ने एक ही झटके में 3 फीनिक्स एल्डर्स को मारते हुए दिखाया, जीजी के माथे पर गहरी लकीरें बन गईं। वो बड़बड़ाता है, लगता है सन मून डिवाइन हॉल कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा था। सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रियल्म के 3रे लेवल पर होते हुए अर्ली स्टेज मोनार्क लेवल की पावर रखना, ये इंसानों के बस की बात नहीं है। जीजी ध्यान से देखते हुए कहता है, इसकी मूवमेंट स्किल बिना किसी शक के एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग है। उसी पल नीले कपड़ों वाला आदमी एक और प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन निकालता है।
वो कहता है, मास्टर, ब्लू विंड एम्पायर में हमारे मुखबिरों ने हमारा इकलौता टेलीपोर्टेशन अरे इस्तेमाल करके ये भेजा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आपको ये देखना ही होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। जीजी ने दूसरा स्टोन लिया। नई इमेज में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के बाहर का स्पेस दिखा। प्रोजेक्शन के अंदर विंड में लिपटा एक अकेला शख्स खड़ा था, जिसकी पीठ से निकले ट्रांसपेरेंट जेड ग्रीन विंग्स ऐसी चमक फैला रहे थे जो जीजी ने पहले कभी नहीं देखी थी। इमेज गायब हो गई क्योंकि प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन जीजी की पकड़ में टूट गया। वो चिल्लाता है, ब्लू विंड में हमारे आदमियों से कहो वो इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, एक लफ्ज भी नहीं, समझे? दूसरी तरफ युनचे साउथ की तरफ उड़ रहा था। उसके चेहरे से वो ठंडी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक हल्की सी आह ने ले ली थी। वो बड़बड़ाता है, मैंने उसके 4 बड़े भाइयों को मार दिया। वो कोई भी हो, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे माफ किया जा सके, है ना? जस्मिन की बर्फीली आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। तुझे पता भी है कि प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन क्या होता है? वो उसे बताती है कि उसकी पूरी लड़ाई किसी अनजान पार्टी ने रिकॉर्ड कर ली है। युनचे बात टाल देता है, कोई शक नहीं कि यह ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड है। उन्होंने मुझ पर एक कीमती स्टोन बर्बाद कर दिया। लगता है काफी दयालु हो रहे हैं। जैस्मिन गुस्से में कहती है, तुम बेहतर है कि होशियार रहो। जिस पल तुमने कमजोरी दिखाई, सनमून डिवाइन हॉल तुम्हें मारने वाला पहला होगा। युनचे हंसता है, तुम बस मुझे मरता हुआ नहीं देखना चाहती, है ना? वो पलटकर जवाब देती है, क्या तुम इस थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हो? मुस्कुराते हुए युनचे जवाब देता है, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुमने ठीक होने के बाद मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुमसे अगले जन्म में मिलूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम पर मेरा एक किस उधार रहेगा। हिम्मत है? तू मौत मांग रहा है। जैस्मिन चुप हो जाती है। जैसे ही युनचे आसमान में तेजी से जा रहा था, नीचे से हवा को चीरती हुई एक तेज सीटी की आवाज आई। एक पतला सादे कपड़ों वाला आदमी हैरान करने वाली स्पीड से उसका पीछा कर रहा था। युनचे रुका। उसकी आंखों में पहचान की चमक आई। वो धीमा हुआ और मुस्कुराया। भेस के नीचे छुपे आदमी को पहचान कर युनचे कहता है, हुआ मिंगहाई, काफी टाइम हो गया। वो आदमी हुआ मिंगहाई उसके सामने रुका, एक्साइटमेंट से हाँफ रहा था। बिग ब्रदर, मुझे पता था आप जिंदा हैं। ऊपर वाला आपकी रक्षा करे। युनचे जवाब देता है, सच में काफी लंबा टाइम हो गया। लगता है तुम्हारी पत्नी की हालत बेहतर हुई है। हुआ मिंगाई जोर से हाँ में सिर हिलाता है। ठंडा झड़ निकल चुका था। उसका शरीर और ताकत वापस आ चुकी थी। यह सब उस ड्रैगन ब्लड की बूंद की वजह से हुआ था जो युनचे ने उसे 3 साल पहले दी थी। बदले में हुआ मिंगाई ने उसे अपने क्लैन की अल्टीमेट मूवमेंट टेक्निक सिखाई थी। अनजान बनते हुए हुआ मिंगाई बोलता है, मेरी एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग, आपका क्या मतलब है? ओह हाँ बिग ब्रदर, आपकी मूवमेंट स्किल तो कमाल की है। यह बिल्कुल मेरे क्लैन की टेक्निक जैसी है। कितना बड़ा इत्तेफाक है। युनचे उसके साथ हंसता है, फिर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। इससे बहुत मदद मिली है। वैसे मैं सनमून डिवाइन हॉल का जानी दुश्मन बन गया हूं। वो सीधे हुआ मिंगहाई की आंखों में देखता है। सनमून डिवाइन हॉल के अंदर तुम सबसे ज्यादा किसे मारना चाहते हो? हुआ मिंगहाई कांप उठता है। वो कहता है, जिसने मेरे मां बाप को मारा और मेरी पत्नी को झड़ दिया, 10th एल्डर ये स्वांगे। लेकिन इस सब के पीछे का असली गुनहगार हेवनली मोनार्क ये मेक्सी है। युनचे हां में सिर हिलाते हुए कहता है, समझ गया। ये मेक्सी उनमें से एक है जिन्हें मुझे भी मारना है, और उसका इकलौता बेटा ये सिंघन एक और है। युनचे के चारों तरफ प्रोफाउंड एनर्जी एक तूफान की तरह भड़क उठती है। मेरे अंदर तुम्हारा खून भले ही ना हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे क्लैन की इनहेरिटेंस के रूप में मूवमेंट टेक्निक है। इससे मैं आधा उत्तराधिकारी बन जाता हूं। यह सही है कि मैं तुम्हारे क्लैन के लिए कुछ करूं। एक आखिरी इशारे के साथ युनचे मुड़ा और लाइटनिंग की तरह गायब हो गया। उसकी आवाज पीछे गूंजी, डिवाइन फीनिक्स सिटी को तुरंत छोड़ दो। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो पूरे शहर को मेरे साथ ले डूबे। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही जिनसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा, वो मेंबरशिप लेकर कल का वीडियो आज ही देख पाएंगे।